आज हम जिस किताब पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं वो कोई साधारण किताब नहीं है। ये उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करती है जो शायद मानवता के इतिहास के सबसे क्रूर और चुभने वाले सवाल हैं। हम बात करने वाले हैं डैरन एसेमोग्लू और जेम्स ए रॉबिन्सन की किताब वाई नेशंस फेल यानी राष्ट्र क्यों विफल होते हैं के बारे में। आप में से कई लोग सोचते होंगे कि दुनिया में इतनी गरीबी क्यों है, क्यों एक देश का नागरिक एयर कंडीशन्ड कमरे में बैठकर भविष्य के बारे में सोचता है, जबकि उसी दुनिया में उसी समय किसी दूसरे देश का नागरिक सिर्फ अगले वक्त की रोटी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। क्या ये किस्मत है? क्या ये मौसम या भूगोल की वजह से है? क्या ये संस्कृति का खेल है, या फिर हमारे नेता बस नासमझ हैं? आज हम इन सभी भ्रमों को तोड़ेंगे। ये लेक्चर सीरीज आपको शायद थोड़ा असहज कर दे, क्योंकि सच्चाई अक्सर कड़वी होती है। लेकिन जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, अज्ञानता में सुख हो सकता है, लेकिन मुक्ति सिर्फ सत्य में है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ चलिए एक ऐसी जगह जो इस पूरी थ्योरी की नींव है। अपनी आंखों में एक नक्शा खींचिए, अमेरिका और मैक्सिको का बॉर्डर। यहां एक शहर है नोगालिस। मजेदार बात यह है कि यह शहर एक नहीं, दो हैं। बीच में एक दीवार है, एक फेंस है। दीवार के उत्तर में है नोगालिस, एरिजोना, अमेरिका। यहां औसत आय लगभग $30,000 सालाना है। यहां के टीनेजर्स स्कूल जाते हैं, सड़कें पक्की हैं, कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ, और लोग वोट डालकर अपने नेताओं को हटा सकते हैं। यहां के लोग अपने प्रॉपर्टी को लेकर सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें पता है कि अगर वो कोई बिजनेस शुरू करेंगे तो कोई गुंडा या सरकार उसे कल हड़प नहीं लेगी। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, दक्षिण में। यह है नोगालिस, सोनोरा, मैक्सिको। यहां के हालात बिल्कुल अलग हैं। औसत आय उत्तर की तुलना में 1/3 है। सड़कें टूटी हुई हैं, अपराध और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यहां बिजनेस शुरू करना एक जोखिम है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब आपको किस गैंगस्टर को हफ्ता देना पड़े या कब सरकार कोई नया नियम बनाकर आपका धंधा बंद कर दे। अब जरा सोचिए, यह अंतर क्यों है? क्या भूगोल जिम्मेदार है? नहीं, दोनों शहर एक ही जगह है, एक ही मौसम है, एक ही मिट्टी है, बीमारियां भी सेम है। क्या संस्कृति जिम्मेदार है? जी नहीं, दोनों तरफ के लोग एक ही इतिहास साझा करते हैं। उनके पूर्वज एक ही हैं, वो एक ही खाना खाते हैं, एक ही तरह का संगीत सुनते हैं और ज्यादातर कैथोलिक धर्म को मानते हैं। तो फिर एक तरफ अमीर और सुरक्षित जीवन और दूसरी तरफ संघर्ष और गरीबी, ऐसा क्यों? जवाब है इंस्टीट्यूशंस, यानी संस्थान। यही इस पूरी किताब का सेंट्रल आर्गुमेंट है। जब मैं संस्थान या इंस्टीट्यूशंस कहता हूं तो मेरा मतलब किसी बिल्डिंग या दफ्तर से नहीं है। मेरा मतलब है रूल्स ऑफ द गेम, खेल के नियम। समाज कैसे चलता है, फैसले कौन लेता है, पैसा किसके पास जाता है, कानून किसके लिए है। दीवार के उत्तर में अमेरिका में उनके पास अलग रूल्स हैं और दक्षिण में मैक्सिको में उनके पास अलग रूल्स हैं। लेखक कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं और आपको ये 2 शब्द अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लेने चाहिए, क्योंकि हम अगले कई घंटों तक इन्हीं पर बात करेंगे। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस या समावेशी संस्थान, और एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस, निचोड़ने वाले या शोषणकारी संस्थान। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो समाज के एक बड़े हिस्से को इकोनॉमिक एक्टिविटीज या आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने की इजाजत देते हैं और प्रोत्साहन देते हैं। सोचिए, अगर मुझे पता है कि मैं जो मेहनत करूंगा उसका फल मुझे मिलेगा और कोई राजा या तानाशाह उसे छीन नहीं लेगा, तो मैं मेहनत करूंगा, मैं इनोवेशन करूंगा, मैं रिस्क लूंगा। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस में प्राइवेट प्रॉपर्टी सुरक्षित होती है, कानून सबके लिए बराबर होता है, यानी रूल ऑफ लॉ, पब्लिक सर्विस जैसे स्कूल, सड़क सबको मिलती है ताकि मैदान सबके लिए बराबर हो, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड। नई तकनीकों और नए विचारों का स्वागत होता है। दूसरी तरफ होते हैं एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक्सट्रैक्ट करना यानी निचोड़ना। ये वो सिस्टम है जहां एक छोटा सा ग्रुप, जिसे हम एलीट या अभिजात वर्ग कहेंगे, बाकी पूरी आबादी की मेहनत और रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए निचोड़ लेता है।
एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस में प्राइवेट प्रॉपर्टी सुरक्षित नहीं होती, सिर्फ इलीट की होती है। कानून इलीट के हिसाब से बदल जाता है। लोगों को इनोवेशन करने या पढ़ने लिखने का कोई इंसेंटिव नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है मेहनत करके क्या फायदा, सब तो ऊपर वाले ले जाएंगे। नोगालिस एरिजोना अमीर है क्योंकि वहां के इंस्टीट्यूशंस इंक्लूसिव यानी समावेशी हैं। नोगालिस सोनोरा गरीब है क्योंकि मैक्सिको का इतिहास एक्सट्रैक्टिव यानी शोषणकारी इंस्टीट्यूशंस का रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये डिजाइन है। अब इससे पहले कि हम इतिहास की गहराइयों में उतरें, हमें उन बकवास थ्योरीज को कूड़ेदान में डालना होगा जो आज भी यूनिवर्सिटीज और चाय की दुकानों पर डिस्कस की जाती हैं। एसेमोग्लू और रॉबिन्सन बहुत आक्रामक तरीके से इन पुराने विचारों को काटते हैं। नंबर 1, द जियोग्राफी हाइपोथेसिस, भूगोल परिकल्पना। यह सबसे पुरानी और शायद सबसे रेसिस्ट थ्योरी है। मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों ने कहा था कि गर्म देशों के लोग आलसी होते हैं, उनमें जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी नहीं होती, और ठंडे देशों के लोग जैसे यूरोपियंस मेहनती और स्मार्ट होते हैं। आजकल जैरेड डायमंड जैसे लोग कहते हैं कि अरे यूरोप और एशिया के पास बेहतर जानवर और फसलें थीं, इसलिए वो आगे बढ़ गए। लेकिन प्रोफेसर एसेमोग्लू कहते हैं बकवास। अगर भूगोल ही सब कुछ है तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को देखिए। रात में अगर आप सैटेलाइट से फोटो देखेंगे तो साउथ कोरिया रोशनी से जगमगाता है और नॉर्थ कोरिया में गहरा अंधेरा है। दोनों का भूगोल एक है, दोनों का मौसम एक है, लेकिन एक जगह लोग भूखे मर रहे हैं और दूसरी जगह दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी बन रही है। क्यों? क्योंकि 38th पैरेलल या बॉर्डर के एक तरफ इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हैं और दूसरी तरफ एक्सट्रैक्टिव। सिंगापुर को देखिए, एक दलदली गर्म मच्छर वाला इलाका, भूगोल के हिसाब से इसे बर्बाद होना चाहिए था, लेकिन आज वो दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। भूगोल ने उसे नहीं रोका। नंबर 2, द कल्चर हाइपोथेसिस, संस्कृति परिकल्पना। कुछ लोग कहते हैं कि सर शायद कुछ धर्मों में वर्क एथिक बेहतर होती है। मैक्स वेबर ने कहा था कि प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग ज्यादा मेहनती होते हैं। फिर से ये झूठ है। चीन को ही ले लीजिए, कन्फ्यूशियस संस्कृति वही है जो 50 साल पहले थी। तब चीन में अकाल पड़ रहे थे, लोग मर रहे थे। आज चीन एक सुपर पावर है। संस्कृति तो नहीं बदली, तो क्या बदला? इंस्टीट्यूशंस बदले। माओ के मरने के बाद डेंग शियाओपिंग ने सिस्टम को थोड़ा खोला, इंसेंटिव्स दिए और देखिए क्या हुआ। संस्कृति तब बदलती है जब इंस्टीट्यूशंस बदलते हैं, न कि उल्टा। नंबर 3, इग्नोरेंस हाइपोथेसिस, अज्ञानता परिकल्पना। यह सबसे दिलचस्प है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे नेता बेवकूफ हैं, उन्हें पता नहीं है कि इकोनॉमी कैसे चलानी है। अगर हम उन्हें सही सलाह दें, सही इकोनॉमिस्ट्स भेजें, तो सब ठीक हो जाएगा। एसेमोग्लू और रॉबिन्सन कहते हैं गलतफहमी में मत रहिए। गरीब देशों के नेता बेवकूफ नहीं हैं। घाना के पहले प्रेसिडेंट नुक्लूमा या जिम्बाब्वे के मुगाबे को पता था कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें पता था कि नोट छापने से इन्फ्लेशन बढ़ती है, यानी महंगाई बढ़ती है। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये उनके लिए राजनीतिक दृष्टि से फायदेमंद था, यानी पॉलिटिकली लॉजिकल था। यही इस लेक्चर का सबसे कड़वा सच है, जिसे आपको स्वीकार करना होगा। पुअर कंट्रीज आर पुअर नॉट बिकॉज देयर लीडर्स डोंट नो हाउ टू मेक देम रिच, दे आर पुअर बिकॉज देयर लीडर्स बेनिफिट फ्रॉम कीपिंग देम पुअर। नेताओं को पता है कि अगर वो समावेशी यानी इंक्लूसिव सिस्टम लाएंगे, अगर वो अच्छी शिक्षा देंगे, अगर वो फ्री मार्केट लाएंगे, तो उनकी अपनी गद्दी खतरे में पड़ जाएगी। इसे हम क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन यानी रचनात्मक विनाश का डर कहते हैं। नई तकनीक, नए विचार पुराने लोगों की सत्ता को चुनौती देते हैं, इसलिए एलीट वर्ग जानबूझकर विकास को रोकता है। ये अज्ञानता नहीं है, ये सोची समझी रणनीति है। तो अब तक हमने क्या समझा? अमीर और गरीब देशों का अंतर इंस्टीट्यूशंस यानी संस्थानों की वजह से है। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस तरक्की लाते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी राइट्स, कानून का राज, इंसेंटिव। एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस एलीट को अमीर बनाते हैं, लेकिन देश को गरीब रखते हैं। भूगोल, संस्कृति या नेताओं की नासमझी असली वजह नहीं है। असली वजह है पावर और राजनीति। अब ये सब हवा में नहीं है। किताब में लेखक हमें हजारों साल पीछे ले जाते हैं, न्यूलिथिक रेवोल्यूशन से लेकर रोमन साम्राज्य, वेनिस शहर के पतन और स्पेनिश लुटीरों तक। अगले सेक्शन में
हम देखेंगे कि कैसे कॉलोनियल पावर्स ने, जैसे स्पेन और इंग्लैंड ने, पूरी दुनिया में अलग अलग तरह के बीज बोए। क्यों लैटिन अमेरिका आज भी संघर्ष कर रहा है जबकि उत्तरी अमेरिका आगे निकल गया? क्या ये सिर्फ संयोग था या इसके पीछे 500 साल पुरानी कोई साजिश थी? हम बात करेंगे दी एनकोमिएंडा सिस्टम की। हम देखेंगे कि कैसे स्पेनिश लोगों ने दक्षिण अमेरिका में एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसका काम ही था खून चूसना, और कैसे वही सिस्टम आज भी मैक्सिको और पेरू जैसे देशों की नसों में दौड़ रहा है। क्या आप तैयार हैं इतिहास के उस काले अध्याय को खोलने के लिए? क्योंकि वहां जो हम देखेंगे वो आपको डरा भी सकता है और गुस्सा भी दिला सकता है, लेकिन समझना जरूरी है। वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि ज्योग्राफी और कल्चर का बहाना अब नहीं चलेगा। आज हम उस टर्निंग पॉइंट पर चलेंगे जहां से दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई, एक अमीर और एक गरीब। अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम 500 साल पीछे जा रहे हैं। जगह काजामार्का, पेरू। तारीख 16 नवंबर 1532। यहां एक घटना घटी जिसने लैटिन अमेरिका की किस्मत पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। कल्पना कीजिए, एक तरफ है इंका साम्राज्य का सम्राट अताहुल्पा। उसके पास 80,000 की फौज है, वो अपने ही घर में है, पहाड़ों के बीच। दूसरी तरफ है एक स्पेनिश लुटेरा फ्रांसिस्को पिज़ारो। उसके पास सिर्फ 168 आदमी हैं। जी हां, 168। लेकिन पिज़ारो के पास दो चीजें थीं जो इंकास के पास नहीं थीं: टेक्नोलॉजी, बंदूकें, स्टील की तलवारें और घोड़े। पिज़ारो ने अताहुल्पा को बातचीत के लिए बुलाया। जैसे ही सम्राट आया, स्पेनिश सैनिकों ने हमला कर दिया। एक ही घंटे में हजारों इंका सैनिक मारे गए और सम्राट अताहुल्पा को बंदी बना लिया गया। अब यहां से शुरू होता है असली खेल, एक्सट्रैक्शन यानी निचोड़ना। पिज़ारो ने कहा कि अगर जिंदा रहना है तो इस कमरे को सोने से भर दो। अताहुल्पा ने मान लिया। उसने अपनी प्रजा से सोना इकट्ठा करवाया, कमरे भर दिए गए। आज की कीमत में वो अरबों डॉलर का सोना था। और फिर पिज़ारो ने क्या किया? उसने सोना लिया और अताहुल्पा का गला घोट दिया। ये कहानी मैं आपको डराने के लिए नहीं सुना रहा, मैं ये इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि ये स्पेनिश कॉलोनाइजेशन का ब्लूप्रिंट बन गया। उनकी रणनीति साफ थी: स्थानीय राजा को पकड़ो, उसका सिर काट दो, खुद राजा बन जाओ और पहले से बने हुए टैक्स सिस्टम को अपने कब्जे में ले लो। स्पेनिश लोगों ने एक सिस्टम बनाया जिसे कहते हैं एनकोमिएंडा। ये शब्द याद रखिएगा, ये लैटिन अमेरिका की गरीबी की जड़ है। एनकोमिएंडा का मतलब था कि स्पेन के राजा ने पिज़ारो जैसे लोगों को जमीन के साथ साथ वहां रहने वाले इंसान भी दे दिए। वो आदिवासी यानी इंडिजनीज अब गुलाम थे। उन्हें स्पेनिश मास्टर्स के लिए काम करना ही था, कोई सैलरी नहीं, कोई अधिकार नहीं। बोलीविया में एक जगह है पोटोसी, वहां चांदी का पहाड़ था। स्पेनिशों ने मीता सिस्टम का इस्तेमाल किया। ये एक तरह का लेबर टैक्स था। हर गांव को अपने मर्द खदानों में भेजने पड़ते थे। वहां काम करने की शर्तें इतनी भयानक थीं कि लोग अपनी उंगलियां काट लेते थे ताकि उन्हें खदान में ना जाना पड़े। मर्क्यूरी यानी पारा के जहर से लाखों लोग मरे। यह था एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन का सबसे क्रूर रूप। एक छोटा सा एलीट ग्रुप, स्पेनियर्ड्स, पूरी आबादी को निचोड़ रहा था। और जब देश आजाद हुए तो क्या हुआ? स्पेनिश चले गए, लेकिन सिस्टम वही रहा, बस गोरे मालिकों की जगह स्थानीय एलीट आ गए। अब नक्शे पर ऊपर चलिए। उत्तरी अमेरिका, साल 1607। 3 छोटे जहाज वर्जीनिया के तट पर पहुंचते हैं। जगह का नाम रखा गया जेम्स टाउन। ये अंग्रेज थे। और ये बहुत जरूरी है समझना कि अंग्रेज कोई महात्मा नहीं थे। वे भी वही चाहते थे जो स्पेनिश चाहते थे। उनकी योजना थी, हम जाएंगे, किसी स्थानीय राजा को पकड़ेंगे, उससे सोना लेंगे और मजे करेंगे। लेकिन उनके साथ एक त्रासदी यानी ट्रेजेडी हो गई, या यूं कहें अमेरिका के लिए एक वरदान। वहां कोई सोना नहीं था, वहां कोई बड़ा साम्राज्य जैसे इंका या एस्टिक नहीं था जिसे वो हाईजैक कर सके। वहां की आबादी बहुत कम थी और वे लड़ाकू थे। वहां के स्थानीय राजा पोहाटन ने अंग्रेजों को घास भी नहीं डाली। जब कैप्टन जॉन स्मिथ ने उन्हें डराने की कोशिश की तो पोहाटन ने कहा, तुम भूखे नंगे लोग हो, हम तुम्हें क्यों पालेंगे? अंग्रेजों की हालत खराब हो गई। 1609 की सर्दियों को स्टार्विंग टाइम कहा जाता है। लोग इतने भूखे थे कि उन्होंने मरे हुए लोगों को खोद कर खाया। 500 में से सिर्फ 60 लोग बचे। द वर्जीनिया कंपनी, जो लंदन में बैठकर यह सब चला रही थी, परेशान हो गई।
उनका स्पेनिश मॉडल यहां पूरी तरह फेल हो गया था। गुलाम बनाने के लिए लोग ही नहीं थे। उन्होंने अपनी ही जनता को, अंग्रेज सेटलर्स को गुलाम बनाने की कोशिश की। उन्होंने नियम बनाए कि अगर कोई भागा तो उसे गोली मार दी जाएगी। लेकिन अमेरिका बहुत बड़ा था। लोग जंगल में भाग जाते थे और आदिवासियों के साथ रहने लगते थे। तुम मुझे गुलाम बनाओगे, मैं जा रहा हूं। यहां एक क्रिटिकल जंक्चर यानी निर्णायक मोड़ आता है। वर्जीनिया कंपनी के पास दो रास्ते थे, सबको मार दो और वापस घर चलो, या नियम बदलो। चूंकि वो पैसा कमाना चाहते थे, उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। और यही वो पल है जिसने अमेरिका को सुपर पावर बनाने की नींव रखी। साल 1618 कंपनी ने एक नया सिस्टम शुरू किया, हेड राइट सिस्टम। उन्होंने कहा, सुनो, हम तुम्हें गुलाम नहीं बनाएंगे। अगर तुम यहां काम करोगे तो हम तुम्हें 50 एकड़ जमीन देंगे। ये जमीन तुम्हारी होगी, तुम जो उगाओगे वो तुम्हारा। क्या आप फर्क देख रहे हैं? मेक्सिको में सारी जमीन और लोग एलीट के पास, अमेरिका में जमीन आम आदमी सेटलर के पास। और फिर 1619 में एक और धमाका हुआ। कंपनी ने कहा कि तुम लोग अपने लिए कानून भी खुद बना सकते हो। उन्होंने जनरल असेंबली बनाई। ये अमेरिका में डेमोक्रेसी की शुरुआत थी। ये इसलिए नहीं हुआ कि अंग्रेज बहुत दयालु थे, ये इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं था। दे हैड नो चॉइस। अगर वो लोगों को अधिकार, राइट्स और इंसेंटिव्स नहीं देते तो कोई काम नहीं करता और कॉलोनी बर्बाद हो जाती। अब आप पूछेंगे, प्रोफेसर, ये तो 400 साल पुरानी बात है, इसका आज से क्या लेना देना है? यही तो जादू है इंस्टीट्यूशंस का। इसे हम कहते हैं पाथ डिपेंडेंस या रास्ते की निर्भरता। एक बार जब आप एक रास्ते पर चल पड़ते हैं तो वापस मुड़ना बहुत मुश्किल होता है। लैटिन अमेरिका, वहां शुरू से ही समाज ऐसा बना जहां एक छोटा वर्ग सब कुछ कंट्रोल करता था। जब आजादी मिली तो संविधान वैसे ही लिखे गए जो एलीट को पावर दें, बैंक ऐसे बने जो सिर्फ एलीट को लोन दें, वोटिंग का अधिकार सिर्फ अमीरों को मिला। यह विश्व सर्कल बन गया। नॉर्थ अमेरिका, वहां शुरू से ही जमीन बटी हुई थी, लोग इंडिपेंडेंट थे। जब अमेरिकी क्रांति हुई तो वो एलीट के खिलाफ नहीं थी, बल्कि वो उन अधिकारों को बचाने के लिए थी जो उनके पास पहले से थे। संविधान ऐसा बना जिसने पावर को बैलेंस किया। ये वर्चुअस सर्कल बन गया। सोचिए, बिल गेट्स या इलॉन मस्क मेक्सिको में पैदा होते तो क्या होता? शायद उन्हें अपनी कंपनी शुरू करने के लिए 100 रिश्वतें देनी पड़ती। शायद कोई बड़ा नेता उनकी कंपनी हड़प लेता, या शायद उन्हें लोन ही नहीं मिलता क्योंकि उनके चाचा बैंक के चेयरमैन नहीं थे। अमेरिका में इंस्टीट्यूशंस ने उन्हें मौका दिया क्योंकि सिस्टम इंक्लूसिव था। मेक्सिको में टैलेंट की कमी नहीं है, कार्लोस स्लिम जैसे लोग हैं। लेकिन कार्लोस स्लिम अमीर कैसे बने? सरकारी मोनोपोली के जरिए। उन्होंने कंपटीशन करके नहीं, बल्कि सिस्टम को मैनिपुलेट करके पैसा कमाया। यही फर्क है। तो हमारे पास दो मॉडल हैं। लूट का मॉडल, एक्सट्रैक्शन, जहां संसाधन पहले से मौजूद है, वहां एलीट कब्जा करता है और तानाशाही आती है, जैसे साउथ अमेरिका, इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल टू सम एक्सटेंट, अफ्रीका। मेहनत का मॉडल, इंक्लूजन, जहां संसाधन नहीं है, वहां एलीट को मजबूरन आम लोगों को अधिकार देने पड़ते हैं ताकि वो काम करें, जैसे नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आप कहेंगे, प्रोफेसर, ये तो इतिहास है, क्या हम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते? अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे कुछ देशों ने इस श्राप को तोड़ा। हम बात करेंगे इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति यानी ग्लोरियस रेवोल्यूशन की। कैसे एक राजा का सिर काटा गया और संसद ने पावर अपने हाथ में ली। यह दुनिया का पहला बड़ा बदलाव था जिसने औद्योगिक क्रांति का रास्ता खोला। क्या आप जानते हैं कि स्टीम इंजन का आविष्कारक शायद अपनी खोज को दुनिया के सामने कभी नहीं ला पाता अगर इंग्लैंड के कानून नहीं बदले होते? अगर आपके कोई सवाल नहीं है तो हम 1688 के इंग्लैंड की तरफ बढ़ेंगे। पिछले सेशन में हमने देखा कि कैसे स्पेन और इंग्लैंड ने अमेरिका में अलग अलग बीज बोए, लेकिन आज का हमारा सवाल उससे भी बड़ा है। आज का सवाल ये है कि पूरी दुनिया में सबसे पहली बार ये गरीबी का चक्र टूटा कैसे? वो कौन सा पल था जब मानव इतिहास ने अचानक एक छलांग लगाई? हम बात करने वाले हैं औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। अक्सर हमें स्कूलों में रटाया जाता है कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में इसलिए हुई क्योंकि उनके पास कोयला था या उनके लोग ज़्यादा स्मार्ट थे। ये इतिहास का सबसे बड़ा सिंप्लीफिकेशन है, या अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो ये एक सफ़ेद झूठ है। चीन के पास भी कोयला था, भारत के पास बेहतरीन कारीगर थे,
फिर मैनचेस्टर और बर्मिंघम में ही फैक्ट्रियां क्यों धुआं उगलने लगी? इसका जवाब एक मशीन में नहीं बल्कि राजनीति में छिपा है। इसे समझने के लिए हमें इंग्लैंड के इतिहास के एक बहुत ही क्रूर और खूनी दौर से गुजरना होगा। बात सिर्फ 1688 की गौरवशाली क्रांति की नहीं है, इसकी जड़ें एक भयानक महामारी में दबी हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ साल 1346 में चलें। एक ऐसी बीमारी यूरोप में दाखिल होती है जिसका कोई इलाज नहीं है, ब्यूबोनिक प्लेग, जिसे द ब्लैक डेथ कहा गया। इस बीमारी ने कुछ ही सालों में यूरोप की आधी आबादी को साफ कर दिया। लाशों के ढेर लग गए, दफनाने वाले नहीं बचे। ये एक भयानक मानवीय त्रासदी थी, लेकिन अर्थशास्त्र और इतिहास के नज़रिए से ये एक क्रिटिकल जंक्चर या निर्णायक मोड़ था। देखिए, जब आबादी आधी रह गई तो अचानक मजदूरों की भारी कमी हो गई। जमीन तो उतनी ही थी, लेकिन उस पर खेती करने वाले हाथ कम हो गए। अब तक पूरे यूरोप में सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म था, एक एक्सट्रैक्टिव सिस्टम जहां किसान यानी सर्व्स जमींदारों के गुलाम थे। लेकिन प्लेग के बाद जब मजदूर कम हो गए तो किसानों ने कहा कि हम तुम्हारे खेत में तभी काम करेंगे जब तुम हमें ज़्यादा पैसे दोगे और हमारी शर्तें मानोगे। यहाँ से इतिहास दो अलग रास्तों पर मुड़ गया। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। पश्चिमी यूरोप में, जैसे कि इंग्लैंड में, किसानों ने विद्रोह किया, जमींदारों की ताकत कमज़ोर पड़ गई और मजदूरों को पहली बार बार्गेनिंग की ताकत मिली। वो आज़ाद होने लगे। लेकिन पूर्वी यूरोप में, जैसे रूस और पोलैंड जैसी जगहों पर, जमींदारों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने अपनी प्राइवेट आर्मी का इस्तेमाल किया और किसानों को और भी बुरी तरह से कुचल दिया। इसे इतिहास में सेकंड सर्वडम कहा जाता है। एक ही झटके ब्लैक डेथ ने पश्चिमी यूरोप को थोड़ा सा इंक्लूसिव बना दिया, जबकि पूर्वी यूरोप को और भी ज़्यादा एक्सट्रैक्टिव। अब हम इंग्लैंड में आते हैं। पश्चिमी यूरोप का हिस्सा होने के नाते यहाँ के आम लोग और व्यापारी थोड़े मजबूत हो चुके थे। लेकिन इंग्लैंड का राजा अभी भी एक तानाशाह था। वो जब चाहता किसी भी व्यापारी की प्रॉपर्टी जब्त कर लेता, वो मोनोपोली बेचता था। जरा सोचिए कि अगर राजा का एक खास दोस्त है और राजा उसे पूरे देश में साबुन बेचने की मोनोपोली दे दे, तो कोई और साबुन नहीं बना सकता। इससे राजा को पैसा मिलता, दोस्त अमीर होता और जनता को महंगा और घटिया साबुन मिलता। ये एक क्लासिक एक्सट्रैक्टिव सिस्टम था। लेकिन इंग्लैंड में एक बदलाव हो रहा था। व्यापारी, किसान और आम लोग मिलकर संसद यानी पार्लियामेंट के जरिए राजा को चुनौती देने लगे थे। 17वीं सदी में इंग्लैंड में सिविल वॉर हुआ। राजा चार्ल्स पहले का सिर काट दिया गया। और फिर आया 1688, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। मान लीजिए ये एक तराजू है। 1688 से पहले सारा वजन राजा के पलड़े में था। 1688 में संसद ने राजा जेम्स द्वितीय को उखाड़ फेंका और एक नए राजा को गद्दी पर बिठाया, लेकिन एक शर्त पर। शर्त ये थी कि अब तुम कानून से ऊपर नहीं हो, अब असली पावर संसद यानी पार्लियामेंट के पास होगी। तुम बिना हमारी मर्जी के टैक्स नहीं लगा सकते। इसे हम कहते हैं प्लूरलिज्म यानी बहुलवाद। पॉलिटिकल पावर अब किसी एक आदमी के हाथ में नहीं थी, वो समाज के एक बड़े वर्ग यानी व्यापारियों, जमींदारों, उद्योगपतियों के बीच बंट गई थी। एसमोग्लू और रॉबिन्सन कहते हैं कि इंक्लूसिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए दो चीज़ें चाहिए, प्लूरलिज्म यानी बहुलवाद और सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण, एक मजबूत राज्य जो पूरे देश में कानून व्यवस्था लागू कर सके। सोमालिया या अफगानिस्तान में प्लूरलिज्म हो सकता है, जैसे कई कबीले, लेकिन वहाँ सेंट्रल स्टेट नहीं है, इसलिए वहाँ विकास नहीं होता। इंग्लैंड ने 1688 में इन दोनों को हासिल कर लिया। एक मजबूत सरकार जो संसद के कंट्रोल में थी और संसद समाज के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व कर रही थी। राजनीति से अर्थव्यवस्था तक, द स्पार्क ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब आपकी राजनीति यानी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस समावेशी हो जाती है, तो वो आपकी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को भी समावेशी बना देती है। राजा की मोनोपोली खत्म कर दी गई, प्रॉपर्टी राइट्स को मजबूत किया गया और सबसे बड़ी बात, पेटेंट सिस्टम को पारदर्शी बनाया गया। अब आते हैं जेम्स वॉट पर। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि वॉट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया, लेकिन क्या आपको पता है कि वॉट से पहले भी कई लोगों ने इंजन के डिज़ाइन सोचे थे? वॉट इसलिए सफल हुआ क्योंकि उसे पता था कि इंग्लैंड के नए नियमों के तहत अगर वो ये मशीन बनाएगा तो उसे इसका पेटेंट मिलेगा। कोई राजा या कोई अमीर आदमी उसका आइडिया चुरा नहीं सकता, उसे अपनी मेहनत का आर्थिक फायदा मिलेगा, इकोनॉमिक इंसेंटिव मिलेगा। वॉट ने अपना पेटेंट फाइल किया, उसे फंडिंग मिली, उसने बिजनेस शुरू किया और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई।
ये इनोवेशन इसलिए नहीं हुआ कि वॉट बहुत बुद्धिमान था, ये इसलिए हुआ क्योंकि इंग्लैंड के इंस्टीट्यूशंस ने उसे इनोवेशन करने का माहौल और सुरक्षा दी थी। औद्योगिक क्रांति में हजारों आम लोग, बढ़ई, लोहार, किसान अमीर बन गए क्योंकि उन्होंने नई मशीनें बनाई। इतिहास में पहली बार अमीर बनने के लिए आपका राजा का रिश्तेदार होना जरूरी नहीं था। आपका टैलेंट और आपकी मेहनत आपको अमीर बना सकती थी। ये था लेवल प्लेइंग फील्ड। अब आपके दिमाग में एक बहुत लाजमी सवाल आना चाहिए, सर जब इंग्लैंड इतनी तेजी से अमीर हो रहा था, स्टीम इंजन बन रहे थे, ट्रेनें चल रही थीं, तो बाकी दुनिया ने बस इसे कॉपी क्यों नहीं कर लिया? ऑस्ट्रिया, रूस या चीन में अपने यहाँ फैक्ट्रियां क्यों नहीं लगाईं? यहीं पर यह किताब आपको मानव स्वभाव की सबसे गहरी और स्याह सच्चाई से रूबरू कराती है। इसे हम कहते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, यानी रचनात्मक विनाश। कोई भी नया इनोवेशन सिर्फ पुरानी टेक्नोलॉजी को नष्ट नहीं करता, वो पुरानी पावर को भी नष्ट करता है। कल्पना कीजिए कि आप ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के सम्राट फ्रांसिस प्रथम हैं। आपके पास इंग्लैंड से लोग आते हैं और कहते हैं, हुजूर, हम आपके देश में रेलवे लाइन बिछाना चाहते हैं, फैक्ट्रियां लगाना चाहते हैं, आपका देश अमीर हो जाएगा। एक आम इंसान सोचेगा कि राजा तुरंत हाँ कर देगा, लेकिन फ्रांसिस ने साफ मना कर दिया। उसने ऑस्ट्रिया में रेलवे और नई फैक्ट्रियों पर बैन लगा दिया। क्यों? क्योंकि फ्रांसिस कोई बेवकूफ़ नहीं था, वो बहुत होशियार था। उसे पता था कि अगर फैक्ट्रियां लगेंगी तो गांव के किसान काम करने के लिए शहरों में आएंगे। जब हजारों लोग एक शहर में इकट्ठा होंगे तो वो आपस में बात करेंगे, वो अखबार पढ़ेंगे, वो अधिकारों की मांग करेंगे, वो यूनियन बनाएंगे। और जिस दिन ऐसा हुआ, उस दिन राजा की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। रूस के जार और ऑस्ट्रिया के सम्राट ने जानबूझकर अपने देशों को गरीब और पिछड़ा रखा। उन्होंने आर्थिक विकास का बलिदान दे दिया, सिर्फ अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाने के लिए। अमीर होने का तरीका उन्हें पता था, लेकिन वो एक्सट्रैक्टिव सिस्टम से इतना कमा रहे थे और उन्हें क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का इतना डर था कि उन्होंने प्रोग्रेस को दरवाजे से ही लौटा दिया। ये सिर्फ 18वीं सदी की बात नहीं है, आज भी दुनिया के कई देशों में यही हो रहा है। विकास रुक जाता है क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों को डर लगता है कि नया पैसा और नए विचार उनकी कुर्सी न छीन ले। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्सट्रैक्टिव सिस्टम में भी थोड़ी बहुत ग्रोथ कैसे आ सकती है, जैसे सोवियत संघ या आज के चीन में। लेकिन क्या वो ग्रोथ टिक सकती है? क्या बिना राजनीतिक आज़ादी के आप हमेशा अमीर बने रह सकते हैं? अगर आप उस भ्रम को तोड़ने के लिए तैयार हैं तो हम आगे बढ़ें। अब तक हमने जो तस्वीर बनाई है वो बहुत साफ और ब्लैक एंड व्हाइट लग रही होगी। एक तरफ अच्छे, समावेशी यानी इंक्लूसिव संस्थान हैं जो तरक्की लाते हैं, दूसरी तरफ बुरे यानी एक्सट्रैक्टिव संस्थान हैं जो गरीबी लाते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपके दिमाग में इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल, एक बेचैनी होनी चाहिए। आप मुझसे पूछ सकते हैं, प्रोफेसर, अगर एक्सट्रैक्टिव सिस्टम्स इतने ही बुरे हैं तो सोवियत संघ ने 1957 में दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक अंतरिक्ष में कैसे भेज दिया? वो अमेरिका से आगे कैसे निकल गए थे? और आज के चाइना का क्या? चीन में तो कम्युनिस्ट पार्टी का राज है, कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई राजनीतिक बहुलवाद यानी पॉलिटिकल प्लूरलिज्म नहीं है, फिर भी उन्होंने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर कैसे निकाल लिया? ये एक शानदार सवाल है, और अगर हम इस सवाल का ईमानदारी से सामना नहीं करेंगे तो हमारी ये पूरी मास्टर क्लास अधूरी रह जाएगी। आज हम बात करेंगे एक्सट्रैक्टिव ग्रोथ यानी शोषणकारी विकास की। ये कैसे होता है, ये इतना चमत्कारी क्यों लगता है, और अंततः ये ताश के पत्तों के महल की तरह क्यों ढह जाता है? आइए 20वीं सदी के मध्य में चलते हैं। कल्पना कीजिए कि मैं ब्लैक बोर्ड पर एक ग्राफ बना रहा हूं। 1928 से लेकर 1960 तक सोवियत संघ की जीडीपी का ग्राफ एक सीधी रेखा की तरह ऊपर की तरफ रॉकेट की तरह जा रहा है। पूरी दुनिया हैरान थी। 1928 में जोसेफ स्टालिन ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लागू की। उस समय रूस एक कृषि प्रधान देश था जहां लोग बहुत ही पिछड़े तरीके से खेती करते थे। स्टालिन ने क्या किया? उसने गॉस प्लान नाम की एक सेंट्रल प्लानिंग कमेटी बनाई। स्टालिन ने एक बहुत ही क्रूर लेकिन प्रभावी तरीका अपनाया। उसने सेना और पुलिस के दम पर लाखों किसानों को जबरदस्ती उनके खेतों से निकाला और उन्हें शहरों में फैक्ट्रियां बनाने, स्टील प्लांट लगाने और बिजली घर बनाने के लिए झोंक दिया। इसे कलेक्टिवाइजेशन कहते हैं। अर्थशास्त्र का एक बहुत बेसिक नियम है कि जब आप संसाधनों और मजदूरों को एक कम उत्पादक यानी लो प्रोडक्टिविटी सेक्टर से, जैसे कि पुरानी खेती से निकालकर एक उच्च उत्पादक यानी हाई प्रोडक्टिविटी सेक्टर में जबरदस्ती डालते हैं,
तो आपकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है। सोवियत संघ में यही हुआ। उन्होंने रातों रात विशाल शहर खड़े कर दिए। उनके पास बहुत सारे संसाधन थे और एक तानाशाह था जो आदेश दे सकता था। उन्होंने तेजी से विकास किया। इसे हम कैचअप ग्रोथ कहते हैं। वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। ये ग्रोथ इतनी डरावनी थी कि 1970s के दशक तक नोबेल पुरस्कार जीतने वाले महान अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल सैमुएल्सन की सबसे मशहूर इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक में ये भविष्यवाणी की गई थी कि 1990 तक सोवियत संघ अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। लेकिन 1990 में क्या हुआ? सोवियत संघ अमेरिका से आगे नहीं निकला। सोवियत संघ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। उसका नामो निशान मिट गया। क्यों? सैमुएल्सन जैसे महान अर्थशास्त्री कहाँ गलत हो गए? वे गलत इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने इंस्टीट्यूशंस यानी संस्थानों की असली ताकत को नहीं समझा। एसामोग्लू और रॉबिन्सन यहां पर एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। आप बंदूक की नोक पर एक इंसान से फावड़ा चलवा सकते हैं, आप उसे डराकर स्टील बनवा सकते हैं, आप संसाधनों को एक जगह से दूसरी जगह जबरदस्ती शिफ्ट करके कैचअप ग्रोथ हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप बंदूक की नोक पर किसी से इनोवेशन नहीं करवा सकते। आप किसी को डराकर यह नहीं कह सकते कि कल सुबह तक एक नया माइक्रोचिप इन्वेंट करो वरना गोली मार दूंगा। निरंतर और स्थायी विकास यानी सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपको क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की जरूरत है। आपको नए विचारों की जरूरत है, और नए विचार सिर्फ आजाद दिमागों से आते हैं जिन्हें यह भरोसा हो कि उनके आइडिया का इकोनॉमिक फायदा उन्हें ही मिलेगा। सोवियत सिस्टम में कोई इंसेंटिव नहीं था। मैं आपको एक बहुत ही मशहूर वाकया सुनाता हूं। सोवियत संघ में एक फैक्ट्री को झूमर बनाने का, चैंडलियर बनाने का टारगेट दिया गया। चूंकि वहां कोई फ्री मार्केट नहीं था तो टारगेट कैसे तय होता? सेंट्रल कमेटी ने टारगेट दिया कि इस महीने तुम्हें 5 टन झूमर बनाने हैं। फैक्ट्री के मैनेजर ने सोचा, अगर मैं सुंदर, हल्के और जटिल झूमर बनाऊंगा तो 5 टन का टारगेट पूरा करने में सालों लग जाएंगे। तो उसने क्या किया? उसने लोहे के भारी भारी भद्दे झूमर बना दिए। टारगेट पूरा हो गया, मैनेजर को मेडल मिल गया, लेकिन वो झूमर इतने भारी थे कि जब लोगों ने उन्हें अपने घरों की छतों पर टांगा तो छतें ही गिर गईं। ये है एक्सट्रैक्टिव अर्थव्यवस्था की हकीकत। 1970s के बाद सोवियत संघ में इनोवेशन पूरी तरह रुक गया। दुनिया कंप्यूटर और इंटरनेट की तरफ बढ़ रही थी और सोवियत संघ अभी भी भारी ट्रैक्टर और स्टील बना रहा था। एक्सट्रैक्टिव सिस्टम्स कभी भी लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकते क्योंकि उनमें सेल्फ करेक्शन यानी खुद को सुधारने का मैकेनिज्म नहीं होता। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो आज के दौर में हर किसी के दिमाग में है। चीन। डेंग शियापिंग ने 1978 में चीन में बदलाव शुरू किए। उन्होंने समझा कि माओ का पूरी तरह से एक्सट्रैक्टिव मॉडल काम नहीं कर रहा है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इकोनॉमी में इंसेंटिव्स डाल दिए। उन्होंने कहा, भले ही बिल्ली काली हो या सफेद, जब तक वो चूहे पकड़ रही है तब तक वो अच्छी बिल्ली है। उन्होंने किसानों को अपनी उपज का कुछ हिस्सा बाजार में बेचने की इजाजत दी। उन्होंने विदेशी निवेश के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए। सरल शब्दों में, चीन ने अपने इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को काफी हद तक इंक्लूसिव यानी समावेशी बना लिया। लोगों को बिजनेस करने की, प्राइवेट प्रॉपर्टी की थोड़ी बहुत आजादी मिल गई। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, उन्होंने अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को पूरी तरह से एक्सट्रैक्टिव ही रखा। कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार आज भी वैसा ही है। कोई विपक्ष नहीं, कोई स्वतंत्र मीडिया नहीं, कोई स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं। तो क्या ये मॉडल टिकेगा? क्या चीन एक सुपर पावर बनकर अमेरिका को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देगा? एसामोग्लू और रॉबिन्सन की ये किताब एक बहुत ही बोल्ड और विवादित भविष्यवाणी करती है। वे कहते हैं, नहीं। लेखकों का तर्क है कि चीन की मौजूदा ग्रोथ भी एक कैचअप ग्रोथ है। उन्होंने सस्ती लेबर और विदेशी टेक्निक को कॉपी करके बहुत तेजी से विकास किया है। लेकिन जब आप फ्रंटियर यानी टेक्नोलॉजी के सबसे आगे वाले बिंदु पर पहुंच जाते हैं, तब आपको कॉपी करने के लिए कुछ नहीं मिलता। तब आपको खुद इनोवेशन करना पड़ता है, और एक्सट्रैक्टिव राजनीति के साए में क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन पनप नहीं पाता। कल्पना कीजिए कि चीन का कोई युवा एंटरप्रेन्योर ऐसा ऐप या ऐसी टेक्निक बनाता है जो कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता को चुनौती दे सकती है या जिससे पार्टी को खतरा महसूस होता है। क्या होगा? जैक मा और अली बाबा का उदाहरण हमारे सामने है। जब एलीट वर्ग को लगता है कि कोई बिजनेसमैन उनकी राजनीतिक ताकत से बड़ा हो रहा है तो वो उसे कुचल देते हैं। लेखकों का साफ कहना है, यू कैन नॉट हैव परमानेंट इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस अंडर एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। देर सवेर या तो राजनीति को समावेशी, लोकतांत्रिक होना पड़ेगा, या फिर अर्थव्यवस्था वापस एक्सट्रैक्टिव बन जाएगी और ग्रोथ रुक जाएगी। आप आजाद बाजार और तानाशाही को हमेशा एक साथ नहीं चला सकते। अब एक प्रोफेसर के तौर पर यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको सिर्फ एक ही नजरिया न दूं।
हमें बौद्धिक रूप से ईमानदार होना होगा। वाई नेशंस फेल एक मास्टरपीस है, लेकिन इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की दुनिया में हर कोई इनसे सहमत नहीं है। आइए 3 बड़े विद्वानों की आपत्तियों पर नजर डालते हैं। जेफरी सैक्स का तर्क। सैक्स, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, कहते हैं कि एसामोग्लू ने जियोग्राफी को पूरी तरह से नकार कर बहुत बड़ी गलती की है। सैक्स कहते हैं कि जरा अफ्रीका को देखिए, वहां के देश इसलिए गरीब नहीं है कि सिर्फ उनके संस्थान खराब हैं, वो इसलिए गरीब हैं क्योंकि वहां मलेरिया जैसी बीमारियां हैं, जमीन खेती के लायक नहीं है और कई देश लैंडलॉक्ड हैं, यानी चारों तरफ जमीन से घिरे कोई बंदरगाह नहीं है। अगर आप बीमार हैं और आपके पास बाजार तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, तो दुनिया के सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस भी आपको रातों रात अमीर नहीं बना सकते। फ्रांसिस फुकुयामा का तर्क। फुकुयामा कहते हैं कि एसामोग्लू और रॉबिन्सन लोकतंत्र और संस्थानों को आपस में मिला रहे हैं। फुकुयामा का मानना है कि विकास के शुरुआती चरण में आपको एक मजबूत स्टेट कैपेसिटी यानी राज्य की क्षमता चाहिए, न कि तुरंत लोकतंत्र। वे कहते हैं कि चीन का ऑथोरिटेरियन सिस्टम शायद शुरुआती विकास के लिए जरूरी था। अगर राज्य के पास सड़क बनाने या कानून लागू करने की ताकत ही नहीं है, तो लोकतंत्र सिर्फ एक अराजकता बन जाएगा। जैरेड डायमंड का तर्क। हमने गन्स, जर्म्स एंड स्टील के लेखक जैरेड डायमंड का जिक्र पहले भी किया था। वे कहते हैं कि भले ही आज इंस्टीट्यूशन जरूरी हों, लेकिन 500 साल पहले यूरोप को जो बढ़त मिली थी, वो उनके भौगोलिक और कृषि फायदों की वजह से ही थी। इतिहास को समझने के लिए आपको हजारों साल पीछे के पर्यावरण को भी देखना होगा। ये एक शानदार डिबेट है और सच्चाई शायद इन दोनों ध्रुवों के बीच कहीं है। लेकिन एसामोग्लू का मुख्य तर्क अपनी जगह अडिग रहता है कि चाहे जो भी हो, लंबे समय की स्थिरता और समृद्धि सिर्फ तभी आ सकती है जब समाज के हर व्यक्ति को अर्थव्यवस्था और राजनीति में हिस्सा मिले। तो आज के इस सेशन का लब्बे लुब्बाब क्या है? तानाशाह आपको सड़कें, मिसाइलें और चमकते शहर दे सकते हैं। वे आपको कुछ समय के लिए एक्सट्रैक्टिव ग्रोथ दे सकते हैं, लेकिन वो आपको वो आज़ादी नहीं दे सकते जो अगले 100 साल के इनोवेशन के लिए ज़रूरी है। अब तक हमने ये समझ लिया है कि दुनिया अमीर और गरीब क्यों है। हमने इतिहास के क्रिटिकल जंक्चर्स देख लिए, लेकिन अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल और क्रूर सवाल बाकी है। अगर हम जानते हैं कि एक्सट्रैक्टिव संस्थान देशों को बर्बाद कर रहे हैं, अगर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई देशों के नागरिक ये जानते हैं, तो वो इसे बदलते क्यों नहीं? क्यों कोई गरीब देश आसानी से अमीर देश नहीं बन पाता? वो कौन सा दुष्चक्र है जो उन्हें जकड़े हुए हैं, और क्या इसे तोड़ने का कोई रास्ता है? हम अपने अगले और अंतिम सेक्शन में इसी लौह नियम यानी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की पर बात करेंगे। अब हम उस दुष्चक्र में उतरने वाले हैं जहां से निकलना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अब तक हमने इतिहास के पन्ने पलटे, क्रांतियों को देखा और ये समझा कि गरीबी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। गरीबी एक पॉलिटिकल चॉइस है। लेकिन एक बहुत ही चुभने वाला सवाल अभी भी कमरे में गूंज रहा है। अगर हम जानते हैं कि बीमारी क्या है, तो हम उसका इलाज क्यों नहीं कर पाते? अगर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका या मिडिल ईस्ट के लोगों को पता है कि उनके नेता उन्हें लूट रहे हैं, तो वो उन्हें हटाकर एक अच्छा इंक्लूसिव सिस्टम क्यों नहीं बना लेते? क्या क्रांति इसका जवाब है? आइए मैं आपको एक बहुत ही कड़वी सच्चाई से रूबरू कराता हूं। इसे हम समाज शास्त्र में कहते हैं अल्पतंत्र का लौह नियम, यानी द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। रॉबर्ट मिशेल्स नाम के एक समाजशास्त्री ने यह नियम दिया था और एसामोग्लू और रॉबिन्सन इस किताब में इसका बहुत ही क्रूरता से पर्दाफाश करते हैं। सोचिए, एक देश है, वहां एक क्रूर तानाशाह है जो जनता का खून चूस रहा है, एक्सट्रैक्टिव सिस्टम है, जनता भूखी है। एक दिन जनता विद्रोह कर देती है, एक विद्रोही नेता उभरता है, वो कहता है मैं तुम्हें इस जुल्म से आज़ादी दिलाऊंगा। लोग उसके पीछे चलते हैं, गोलियां खाते हैं, आखिरकार तानाशाह को उखाड़ दिया जाता है। लोग सड़कों पर जश्न मनाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है? नया नेता गद्दी पर बैठता है। वो देखता है कि पुरानी सरकार ने पैसा लूटने का, टैक्स वसूलने का और विरोधियों को कुचलने का कितना शानदार सिस्टम बनाया हुआ था। अब उस नेता को लगता है मैं इस पावर को क्यों छोड़ूं? मैं इस सिस्टम को अपने दोस्तों और अपने ट्राइब के फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। और 10 साल बाद वो नया क्रांतिकारी नेता पुराने तानाशाह से भी ज्यादा क्रूर बन जाता है। ये है विशियस सर्कल। एक्सट्रैक्टिव राजनीतिक संस्थान कुछ मुट्ठी भर लोगों को असीमित सत्ता देते हैं। ये सत्ता उन्हें एक्सट्रैक्टिव आर्थिक संस्थान बनाने की ताकत देती है, जिससे वो बेशुमार दौलत कमाते हैं और फिर वो उसी दौलत का इस्तेमाल अपनी सत्ता को बचाने के लिए करते हैं। ये एक लूप है। जिम्बाब्वे को देखिए।
रॉबर्ट मुगाबे ने व्हाइट माइनॉरिटी के क्रूर शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो एक हीरो थे। लेकिन जब मुगाबे सत्ता में आए तो उन्होंने वो सारे एक्सट्रैक्टिव संस्थान जैसे मार्केटिंग बोर्ड्स, पुलिस स्टेट अपने हाथ में ले लिए। उन्होंने जमीनें छीनी, विरोधियों को मरवाया और देश को भयंकर महंगाई और गरीबी में धकेल दिया। गोरे शोषकों की जगह काले शोषकों ने ले ली, लेकिन सिस्टम नहीं बदला। आप कहेंगे कि यह सिर्फ अफ्रीका में होता है? नहीं। आइए अमेरिका के इतिहास का एक पन्ना पलटते हैं। 1865 में अमेरिकी गृह युद्ध खत्म हुआ। उत्तरी राज्यों ने दक्षिणी राज्यों को हरा दिया, गुलामी को खत्म कर दिया गया, संविधान बदल दिया गया। तो क्या दक्षिण अमेरिका के काले लोग रातों रात आजाद और अमीर हो गए? नहीं। क्यों? क्योंकि दक्षिण के एलीट यानी बड़े जमींदार अपनी जमीन और अपनी सस्ती लेबर को छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने गुलामी की जगह एक नया सिस्टम बना दिया जिसे जिम क्रो कहा जाता है। उन्होंने ऐसे नियम बनाए कि काले लोग वोट न डाल सकें, जैसे कि लिटरेसी टेस्ट। उन्होंने पुलिस और न्यायपालिका को अपने कब्जे में रखा। काले लोगों को काम करने के लिए मजबूर किया गया। भले ही तकनीकी रूप से गुलामी खत्म हो गई थी, लेकिन एक्सट्रैक्शन का सिस्टम अगले 100 सालों तक चलता रहा, जब तक कि 1960 के दशक में नागरिक अधिकार आंदोलन यानी सिविल राइट्स मूवमेंट ने उसे पूरी तरह से नहीं तोड़ दिया। ये दुष्चक्र इतना ताकतवर होता है कि ये सदियों तक अपना रूप बदल बदल कर जिंदा रहता है। लेकिन अगर दुष्चक्र है तो एक सदाचारी चक्र भी होता है। जब एक बार इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस यानी समावेशी संस्थान जड़ पकड़ लेते हैं तो वो खुद को बचाना भी सीख जाते हैं। 19वीं सदी के अंत में अमेरिका में गिल्डेड एज का दौर था। जॉन डी रॉकफेलर और जेपी मॉर्गन जैसे लोग, जिन्हें रॉबर बैरन्स कहा जाता था, बहुत ताकतवर हो गए थे। उन्होंने तेल और रेलवे की मोनोपोली बना ली थी। वो इतने अमीर थे कि सरकार को खरीद सकते थे। अमेरिका एक एक्सट्रैक्टिव सिस्टम बनने की कगार पर था, लेकिन अमेरिका बच गया। कैसे? क्योंकि उनके पास एक वर्चुअस सर्किल था। स्वतंत्र मीडिया, पत्रकारों ने, जिन्हें मक्रैकर्स कहा गया, इन अमीरों के भ्रष्टाचार को जनता के सामने ला दिया। वोटिंग अधिकार, ब्रॉड वोटिंग राइट्स, आम जनता के पास वोट था। उन्होंने ऐसे नेताओं को चुना जो इन मोनोपोली के खिलाफ थे। स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट कोर्ट्स। जब मामला कोर्ट में गया तो जजों ने रॉकफेलर की स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी को 34 छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। बहुलवाद ने सत्ता के केंद्रीकरण को रोक दिया। ये है समावेशी संस्थानों की ताकत। वो किसी एक आदमी या एक कंपनी को देश से बड़ा नहीं होने देते। अब देखते हैं विदेशी मदद का भ्रम यानी द इल्यूजन ऑफ फॉरेन एड। और इसी वजह से हमारा जो विदेशी मदद का सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल है। हम अमीर देशों में बैठकर सोचते हैं, अरे अफ्रीका के उस देश में लोग भूखे मर रहे हैं, चलो उन्हें $500 मिलियन भेज देते हैं, चलो उनके लिए स्कूल बना देते हैं। ऐसे मुगलू और रॉबिन्सन कहते हैं कि ये बेवकूफ़ी है। समस्या ये नहीं है कि उस देश के पास पैसे नहीं है, समस्या ये है कि उस देश का सिस्टम एक्सट्रैक्टिव है। जब आप उस देश के तानाशाह को $500 मिलियन देते हैं तो वो उसमें से 450 मिलियन स्विस बैंक में जमा कर देता है और 50 मिलियन से हथियार खरीदकर अपनी ही जनता को कुचलता है। आप उस देश को अमीर नहीं बना रहे हैं, आप उस तानाशाह को और मजबूत कर रहे हैं। गरीबी कोई इंजीनियरिंग की समस्या नहीं है जिसे आप बाहर से पैसा या तकनीक डालकर ठीक कर दें। गरीबी एक राजनीतिक समस्या है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। जब तक उस देश के आम लोग सत्ता के गलियारों में दरवाजा तोड़कर अंदर नहीं घुसेंगे, तब तक वो देश गरीब ही रहेगा। तो हमने इन सेशंस में क्या सीखा? हमने इस बात को खारिज कर दिया कि हमारी किस्मत हमारे भूगोल, हमारी संस्कृति या हमारे नेताओं की अज्ञानता से तय होती है। हमने देखा कि इतिहास के निर्णायक मोड़, चाहे वो प्लेग हो, उपनिवेशवाद हो या औद्योगिक क्रांति हो, कैसे दुनिया को दो अलग अलग रास्तों पर ले गए। हमने रचनात्मक विनाश का खौफ देखा, जिसकी वजह से एलीट वर्ग जानबूझकर तरक्की का गला घोंट देता है। वाई नेशंस फेल कोई फील गुड किताब नहीं है। ये आपको कोई आसान 5 स्टेप का फॉर्मूला नहीं देती, ये आपको एक बहुत ही क्रूर सच बताती है। अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको आजाद होना है, तो आपको उन लोगों से राजनीतिक सत्ता छीननी पड़ेगी जिन्होंने उस पर कब्जा कर रखा है। कोई भी तानाशाह खुशी खुशी आपको अपने अधिकार नहीं देगा। विकास सिर्फ अच्छी सड़कें या ऊंची इमारतें नहीं है, विकास है नियमों का निष्पक्ष होना, रूल ऑफ लॉ, संपत्ति की सुरक्षा और हर इंसान को उसकी क्षमता के अनुसार बाजार में उतरने का मौका मिलना। अगर नियम चंद लोगों के लिए बनाए गए हैं तो देश विफल होगा। द नेशन विल फेल। ये इतिहास का फैसला है और इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता। क्लास खत्म हुई। चर्चा और विचार के लिए प्रश्न।
एसेमोग्लू और रॉबिन्सन भूगोल को विकास का मुख्य कारण मानने से इनकार करते हैं। क्या आपको लगता है कि क्लाइमेट चेंज के आज के युग में उनका ये तर्क कमजोर पड़ जाता है? अगर क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन लंबे समय के विकास के लिए जरूरी है, तो हम उन मजदूरों की रक्षा कैसे कर सकते हैं जिनकी नौकरियां नई तकनीक की वजह से खत्म हो रही हैं? किताब के अनुसार चीन का मौजूदा विकास मॉडल एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिक्स प्लस पार्शियली इंक्लूसिव इकोनॉमी लंबे समय तक नहीं टिकेगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं या चीन ने इतिहास का कोई नया नियम लिख दिया है? रॉबर्ट मिशेल्स के अल्पतंत्र के लौह नियम यानी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की को भारत अपने देश के राजनीतिक दलों के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखा जा सकता है? क्या क्रांतियां अक्सर सिर्फ नेताओं के चेहरे बदलती हैं? विदेशी मदद अगर काम नहीं करती, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उन देशों के नागरिकों की मदद कैसे करनी चाहिए जो क्रूर तानाशाहों के अधीन है? क्या किसी देश के लिए बिना इंक्लूसिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के एक महान इनोवेटिव पावर बनाना, जैसे कि सिलिकॉन वैली, संभव है? एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस डिलिबरेटली कीप पीपल पुअर। क्या आप इतिहास या वर्तमान से ऐसे नेताओं के उदाहरण दे सकते हैं जिन्होंने जानबूझकर अपने देश में शिक्षा और तकनीक को रोका? क्या अमेरिका आज भी एक पूर्ण रूप से इंक्लूसिव समाज है, या वहां भी कॉर्पोरेट लॉबिंग और असमानता के कारण एक्सट्रैक्टिव प्रवृत्तियां हावी हो रही हैं? अगर इन सवालों ने आपको रात में सोने नहीं दिया, तो समझ लीजिए कि आज आपने वाकई कुछ सीखा है। क्लास डिसमिस्ड। हैव अ ग्रेट डे अहेड।